बहरहाल मैं सबके पास कुछ ना कुछ संस्मरण है शिवानी जी के लिए। मेरे पास कोई संस्मरण नहीं है। मेरे पास सिर्फ सूत्र हैं जिससे मैं शिवानी जी के साथ जुड़ पाती हूँ। एक तो विशेष और दूसरा सर्वसुलभ। विशेष सूत्र ये है कि मैं उसी शांति निकेतन से दिल्ली विश्वविद्यालय आई हूँ जो कभी शिवानी जी की क्रीड़ा स्थली, कर्म स्थली, अध्ययन स्थली रही थी। और वहाँ मैं वो सारा उपासना गृह से लेकर वो सारी पगडंडियाँ और वो तमाम चीज़ें जिनका जिक्र उनकी कहानियों में, गाहे बगाहे उपन्यासों में और अमादेश शांति निकेतन जो उनकी पुस्तक है उसमें बहुत विस्तार से होता रहा है। तो जब भी मैं अमादेश शांति निकेतन को मैंने कई बार पढ़ा है। सिर्फ शांति निकेतन के प्रति मेरा भी जो एक आकर्षण है, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ते में पली बढ़ी और शांति निकेतन में पढ़ाया, तो मेरा एक स्वाभाविक आकर्षण आज भी मैं अपने को दिल्ली से बहुत रिलेट नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी कमजोरी है। मुझे अभी भी शांति निकेतन और कलकत्ते की ही ज़्यादा याद आती। तो शिवानी जी से जुड़ाव का एक विशेष सूत्र तो ये है, लेकिन जो सर्वसुलभ सूत्र है वो यही कि आप में से शायद सबने शिवानी जी को पढ़ा है और मैंने भी शिवानी जी को अपनी किशोरावस्था में पढ़ा है। और आज जब उन पर बोलना था तो पिछले कई दिन से मैं शिवानी जी को पढ़ रही थी दोबारा तिबारा। और पिछली कहानियाँ, वो नाम जो केवल अब धुंधले स्मरण में थे, वो फिर से जैसे जिंदा हो गए जब शिवानी जी को मैंने पुनः पढ़ा। कुछ चीज़ें कहूँ बहुत संक्षेप में, उसके लिए ज़रूरी है कि शिवानी जी पर जब हम बात करें तो कुछ चीज़ों को साफ करके बात करें, नहीं तो ये धुंधलका और इस तरह की। शिवानी जी को लेकर जो एक यहाँ इस पत्र में एक वाक्य लिखा गया है कि आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की। सच है, आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की। जिस तरह की उनकी लोकप्रियता थी, आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम शिवानी जी को आज जो पढ़ रहे हैं, हम शिवानी जी को वहीं से पढ़ रहे हैं जहाँ शिवानी जी ने छोड़ा था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अगर सिर्फ यही कहें कि शिवानी जी ने जो कुछ लिखा बहुत सुंदर लिखा, सुंदरता की अलग परिभाषा गढ़ दी और सब कुछ मधुर, कोमल, मसृण लिखा, लेकिन इससे तो बात नहीं बनेगी। शिवानी जी के रचनाशीलता को अगर ठीक से देखना, परखना, जांचना है तो बहुत सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट करके देखने की आदत डालनी पड़ेगी। उसमें पहली चीज़ जहाँ से मैं, इसमें एक पंक्ति है, जिसने भी लिखा है, मैं नहीं जानती किसने लिखा है, लेकिन जो लिखा है मैं सिर्फ उसको पढ़ रही हूँ कि हिंदी की मर्दवादी आलोचना ने शिवानी को मान्यता नहीं दी और उनके लेखन को पॉपुलर लेखन कहकर खारिज किया। एक पंक्ति ये, और एक और कि हिंदी की पितृसत्तात्मक आलोचना ने उनका मूल्यांकन नहीं किया। ये दो बातें हैं कि हिंदी की मर्दवादी आलोचना ने उनके लेखन को पॉपुलर लेखन कहकर खारिज किया और हिंदी की पितृसत्तात्मक आलोचना ने उनको नोटिस नहीं लिया। ये दो चीज़ें हैं। सवाल खुद से पूछिए, क्या शिवानी का लेखन पॉपुलर लेखन नहीं? पॉपुलर और शिष्ट साहित्य जिसे आप कहते हैं, मेन स्ट्रीम लिटरेचर जिसे कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? पॉपुलर लिटरेचर होना या पॉपुलर होने मात्र से कोई चीज़ दोयम दर्जे की हो जाती है, शिष्ट साहित्य के दायरे से बाहर चली जाती है? क्या शिष्ट साहित्य और पॉपुलर के भीतर कोई आवाजाही नहीं है? अगर ये है तो तुलसीदास क्या पॉपुलर नहीं है? रामचरितमानस पॉपुलर नहीं है? अगर पॉपुलर है तो फिर वो साहित्यिक क्यों है? तो पॉपुलर और साहित्यिक में इतना कोई टाइट सेगमेंट नहीं है कि लोकप्रियता के पैमाने को केवल आप कसौटी बना लें और कहें कि जो सबको समझ में आ रहा है वो पॉपुलर है, और पॉपुलर अगर है तो फिर उसमें बुद्धि विलास के लिए जगह ही क्या है? तो फिर तो वो शिष्ट और जो मेन स्ट्रीम साहित्य है उसके लिए वो चीज़ है ही नहीं, वो सबके लिए है। जो साधारण लोग, कम
कम पढ़े लिखे लोग भी जिससे अपने को जोड़ पाए, जिससे अपने को रिलेट कर पाए, वो अगर पॉपुलर है तो निश्चित तौर पर पॉपुलर की ये परिभाषा सकारात्मक परिभाषा है। सर्वसाधारण को अगर जोड़ पाना साहित्य के जरिए संभव होता है तो पॉपुलर की एक अच्छी बात है। पॉपुलर की जो कमी या पॉपुलर लिटरेचर का जो कमजोर पक्ष है उसको ध्यान में रखना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि शिवानी जी ने जो कुछ लिखा क्या वो उस कमजोरी से बचाते हुए लिखा या वो कमजोरी पॉपुलर होने के कारण उनके लिटरेचर में भी आई, ये चीज़ देखना चाहिए और इसके लिए आलोचक की सतर्क निगाह की ज़रूरत है। मैं आज चूंकि ये मौका नहीं है उनके उनके शताब्दी वर्ष का समारोह है तो कभी विस्तार से जब इसकी चर्चा हो तो इस पर बात करना चाहूँगी। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शिवानी जी का लेखन पॉपुलर भी है और साहित्यिक भी है, दोनों तरह का लेखन है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि पॉपुलर और साहित्यिक की कोई टाइट खेमेबंदी नहीं है, दोनों में आवाजाही होता है और लोकप्रिय होना हर एक रचनाकार की ख्वाहिश होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका उपन्यास, उसकी कृति, उसकी रचना सबको सुलभ हो, सब पढ़े। मुश्किल तो यही है कि रचना सुलभ नहीं है आसानी से। रचना खरीदने के लिए पाठक को मंडी हाउस और मंडी हाउस से भी अब दुकानें बहुत उठ गई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना होता है। बुक फेयर लगा है, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग खरीदेंगे, उसका आंकड़ा देख लीजिए। तो पढ़ने की आदत और उपलब्धता ये पॉपुलर के लिए और ज़्यादा एक सुविधाजनक सरणी उपलब्ध कराती है। तो किताब उपलब्ध भी हो, किताब लोकप्रिय भी हो, किताब से पढ़ने वाला अपने को जोड़ भी पाए, शिवानी ने ये कर दिखाया। शिवानी की रचनाओं में ये चीज़ें हैं। तो शिवानी जी के लिए ये कोई नकारात्मक आलोचना नहीं है कि अगर उनकी आलोचना पॉपुलर या लोकप्रिय है। और रही बात पितृसत्ता की, जो इस पैम्फलेट में लिखा है कि पितृसत्तात्मक आलोचना ने शिवानी के उपन्यासों और कहानियों को नज़रअंदाज किया, तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी आलोचना की जो लेगेसी है, हिंदी आलोचना का जो ट्रेंड है, वो है ही पितृसत्तात्मक। उसमें स्त्री आलोचकों की अभी पैठ नहीं है या कम है। अब वो अपनी जगह क्लेम कर रही हैं, अपने आलोचकीय दृष्टि को प्रस्तुत कर रही हैं, रचनाओं को परख रही हैं और उस पर अपनी बात दूसरे पक्ष से रख रही हैं। तो और एक और चीज़ देख लीजिए कि हिंदी आलोचना का जो अब तक का चला आ रहा ट्रेंड है, उसने स्त्री लेखन को विशेष दर्जे का लेखन माना ही नहीं। उसने स्त्री लेखन को पुरुष लेखन की कसौटियों पर, मुख्य धारा के लेखन की कसौटियों पर ही कसा। तो जाहिर है कि जब चयन का सवाल आएगा तो उसमें शिवानी की जगह पर और सारे नाम उभर कर बाहर आएंगे, शिवानी पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि एक तो आपने उनको लोकप्रियता के खांचे में डाल दिया, दूसरा आप उनकी रचनाओं को स्त्री केंद्रित कहकर ओझल करने के आदी रहे। स्त्री केंद्रित होना, स्त्री की समस्याओं को केंद्र में करके रखना, यानी रोने धोने का काम करना, सुंदरता की बातें करना, मधुरता और कोमलता की बातें करना, समाज की बुराइयों पर टिप्पणी करना, लेकिन नजरिया स्त्री का होना, तो ये तो अपने आप में पीछे रखे जाने लायक है। तो पितृसत्तात्मक आलोचना की जो परंपरा रही है हिंदी आलोचना में अभी तक, छायावाद और उसके बाद नामवर सिंह और रामदास शर्मा तक और आजकल के आलोचकों तक भी पितृसत्ता जैसे शब्द से ही परहेज है। पितृसत्तात्मक सत्ता के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ अगर कोई रचना लिखी जाती है, स्त्री उसमें विद्रोही और समाज की दी हुई परिस्थितियों को स्वीकार न करने वाली होती है, तो जाहिर है कि वो साधारण तरीके से हजम तो नहीं होगी। तो पितृसत्ता शब्द को ही देख लीजिए ना, हिंदी आलोचना में कितनी बार इस्तेमाल किया है, किसी ने नहीं लिखा। एक आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, न नामवर सिंह का, न रामदास शर्मा का, न उनके पहले के आलोचकों का, जो पितृसत्ता की आलोचना करते हुए स्त्री पक्ष से कभी उन्होंने किसी रचना पर लिखा हो, आपको नहीं मिलेगा। पितृसत्ता शब्द ही नहीं मिलेगा। स्त्री के शोषण का भी जिक्र हो जाए, लेकिन पितृसत्ता शब्द मुझे तो अभी तक नहीं मिला। तो पितृसत्तात्मक आलोचना दृष्टि से हम उम्मीद ही क्या करें। बहरहाल
ज़्यादा समय नहीं लूँगी और बातें अभी बहुत सारी सुननी है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो पॉपुलर रचना होती है वो अपने समय और अपने समय के साथ साथ अपने परिवेश के ऊपर भी एक टिप्पणी है। शिवानी के लेखन के साथ जो विचित्र बात है वो मैं कहना चाहती हूँ। विचित्र बात ये है कि शिवानी के तमाम लेखन में आप स्त्री केंद्रितता देखते हैं। कोई ना कोई नायिका है जिसके दुख की महागाथा, एक ट्रैजिक सिचुएशन है और वो ट्रैजिक सिचुएशन स्वयं शिवानी करिए क्षमा जो उनकी कहानी है और मेरी प्रिय कहानियाँ जो अभी सुदीप्ति के हाथ में है उसकी भूमिका में वो लिख चुकी हैं कि उनकी रचनाओं के पात्र जो हैं उनके अपने परिवेश की उपज है। उन्होंने कहीं ना कहीं उन पात्रों को देखा है, उनसे टकराई हैं और उसके प्रभाव में उन्होंने उन पात्रों को सृजित किया है। जैसे डॉक्टर पैट्रिक का जो कैरेक्टर है कृष्णकली में, या फिर कृष्णकली का ही जो चरित्र है, ये सब उन्होंने कहीं देखा है। आधार यथार्थ और सत्य की भूमि ही है जो उनके समय और समाज का है। लेकिन स्त्री केंद्रित रचना होने के बावजूद भी अगर हम शिवानी की रचनाओं को पढ़ते समय गंभीर संकट से गुजरते हैं, क्या शिवानी की इन रचनाओं में जो स्त्री केंद्रित रचनाएं हैं, इन रचनाओं के सहारे क्या हम अस्मिता या पहचान का जो विमर्श है उसको थोड़ी दूर आगे लेके चल सकते हैं? एक सवाल है। इसी तरह से एक और चीज, शिवानी पॉपुलर लोकप्रिय लेखिका है लेकिन उनकी भाषा खासी संस्कृतनिष्ठ है। मतलब एक उदाहरण भी मैं नोट करके लाई थी जो करिए क्षमा कहानी में बिल्कुल पहले पैराग्राफ में है और उसमें वो इतना कठिन संस्कृत शब्द का, लेकिन सहज ही मतलब अलग अलग है, सहज ही समझ में आने लायक है, प्रयोग करती है और पूरी रचनाशीलता उनकी इसी तरह की शब्दावली की है। ध्यान रखिएगा, शिवानी पर बंगाल का प्रभाव था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नॉवेल्स को याद कीजिए, उनकी भाषा को याद कीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, इन सबको याद कीजिए तो आप पाएंगे कि वहाँ संस्कृतनिष्ठ भाषा है। उस भाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको अपना एक आर्टिफैक्ट की तरह, एक शिल्प की तरह उसको विकसित किया था। शिवानी की रचनाशीलता में भी संस्कृतनिष्ठता है, लेकिन एक तरफ संस्कृतनिष्ठ, दूसरी तरफ पॉपुलर, ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्शन। पॉपुलर क्रिएटिविटी और भाषा जो है वो पुरानी और संस्कृतनिष्ठ, दोनों कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पर पॉपुलर कहें तो भाषा आती है, स्त्री केंद्रित कहें तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन से कैसे जोड़ें शिवानी को, ये समस्या सामने आती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम शिवानी को लेकर आज के संदर्भ में बात और विमर्श के केंद्र में रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।